हाय बच्चों, आज हम लोग है ना एक्सरसाइज 4.6 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 4.6 का जो टॉपिक है उसके बारे में कुछ बता दूं। क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 में ये चीज़ यूज़ होने वाला है, ठीक है। आगे भी यूज़ होगा लेकिन क्वेश्चन 1 टू 5 में इसका ज़्यादा यूज़ होने वाला है। हमको ए इनवर्स का पता है। ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइनमेंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये हमको पता है, ठीक है ना। अब क्या होगा ना, हमको एक्सरसाइज 4.6 में ये बोला जाएगा क्या गिवन इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो दो इक्वेशन दिया जाएगा या तीन इक्वेशन दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा गिवन क्वेश्चन गिवन इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंस है। हमको कंसिस्टेंसी चेक करना होगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी जो आपको स्टैंडर्ड 10th में भी आया था, इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट वाला टॉपिक। तो आपके पास है ना, आप ये चीज नोट डाउन कर लो। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, कि अगर अगर डिटर्मिनेंट ए आपका जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आया, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, तो यानी उसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो सॉल्यूशन निकलेगा तो अगर ए इनवर्स सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो नहीं आया तो समझ जाना वो यूनिक सॉल्यूशन देने वाला है। और जिसका सॉल्यूशन निकलता है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, ठीक है ना, जिसमें हम लोग बोलेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और उसमें जो एक्स वाई जेड तीन अननोन होगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिसमें कैलकुलेशन पॉसिबल है, जिसमें एक्स वाई जेड का आंसर निकलता है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। और उसमें हम कंसिस्टेंट चेक करने के बाद एक्स वाई और जेड का आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन एक ऐसा भी टाइम आएगा, एक दूसरा पार्ट आएगा इसी में। दूसरा पार्ट ये आएगा कि आपको अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो आ गया तो इसका मतलब इससे हमारा दो क्वेश्चन निकलेगा, इससे हमारा दो पार्ट निकलेगा। पहला पार्ट वो मैनी सॉल्यूशन होगा। मैनी सॉल्यूशन, या तो मैनी सॉल्यूशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो आपने 10th में ये वर्ड सीखा है, या तो नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन, जिसका सॉल्यूशन निकलता है, मैंने अभी भी बताया, जिसका सॉल्यूशन निकलता है उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ मैनी सॉल्यूशन है तो ये भी कंसिस्टेंट होगा, ये भी कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। और जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलता उसको क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर कंसिस्टेंट होगा तब क्या करना है, ठीक है ना। अगर इस केस में अगर कंसिस्टेंट निकलता है या डिटर्मिनेंट ए जीरो निकलता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो निकलती है, तब क्या करना है? जब नॉट इक्वल टू जीरो निकला तो इतना पार्ट होके खत्म हो जाएगा सब। लेकिन अगर इक्वल टू जीरो निकल जाता है तब क्या करना है? तब है ना थोड़ा और स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। तो पहला पहला अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आता, अगर इफ 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 डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आता है तो आपको दो पार्ट करना। वी नीड टू कैलकुलेट वी नीड टू कैलकुलेट एडजॉइनमेंट ऑफ ए इनटू बी। अब ये बी क्या है? बी एक मैट्रिक्स है जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, अभी खाली इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। एडजॉइनमेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। अच्छा, अगर कैलकुलेशन करते करते, है ना, अगर इसका कैलकुलेशन करते करते मान लो ए डिटरमिनेंट ए जीरो निकला और हमने एडजॉइनमेंट ऑफ ए इंटू बी का कैलकुलेशन किया और वो जीरो आ गया। एंड इफ अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो के साथ साथ ये कैलकुलेशन करने के बाद ये भी पार्ट जीरो आ गया, यानी ये भी डिटर्मिनेंट ए भी जीरो और एडजॉइनमेंट ऑफ ए इंटू बी भी जीरो, तो समझ जाना इसका मैनी सॉल्यूशन है। और जिसका सॉल्यूशन निकलता है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। जहां पे बी का मतलब मैं बताऊंगा। अगर मान लो अगर आपका डिटर्मिनेंट ए जीरो आया, ठीक है ना, तो आप एडजॉइनमेंट ऑफ ए इंटू बी कैलकुलेट करोगे और ये नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, ये नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, तो समझ जाना ये नो सॉल्यूशन है। और जिसका सॉल्यूशन नो होता है उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो हमको यही पता करना है क्वेश्चन 1 से 5 में कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक है ना। तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लो, इतना आप लोग नोट डाउन कर लो। ये पार्ट अगर ये केस होगा सेकेंड पार्ट में तो ये नोट डाउन कर लो,
ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अभी एक्सरसाइज 4.6 का पहला जो हमारा सम है वो है x प्लस 2y इक्वल टू 2 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। अभी ये जो चीज है ना, आपने इसको एलिमिनेशन से करना सीखा था 10th में। आपने इसको एलिमिनेशन से x और y करना सीखा था 10th में, लेकिन हमको अब मैट्रिक्स से x और y का आंसर निकालना है ना, ठीक है। पहले तो हमको इसमें चेक करना है कंसिस्टेंट है कि नहीं, ठीक है। खाली कंसिस्टेंसी चेक करना है, एक्स और वाई का आंसर अभी निकालना नहीं है। तो इसको है ना पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का देखने का, अभी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं। जो ये जो आपका वेरिएबल सॉरी कोएफिशिएंट दिख रहा है, ये जो आपका कोएफिशिएंट दिख रहा है ना, इसको बोलने का ए, इसको क्या बोलने का, एक मैट्रिक्स है ए 1 2 2 3, इसको नाम दे दिया मैंने ए। और जो आपका वेरिएबल है, आपका जो वेरिएबल एक्स और वाई, उसको एक नया नाम देने का एक्स और वाई, एक्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए इंटू एक्स को जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक नया मैट्रिक्स पैदा होगा जिसका हमने नाम दिया ये 2 और 3, जिसको हमने नाम दिया बी, ठीक है ना। तो इससे पहले वाले पार्ट में जो मैंने बताया ये जो बी है ना, वो यही वाला बी है, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग ये मैट्रिक्स को इससे ए वाले मैट्रिक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही इक्वेशन बनकर रेडी हो जाएगा, है ना। यही इक्वेशन आपका बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने उसको मैट्रिक्स में तोड़ लिया। अब क्या करना है, अभी सबसे पहले हमको वो निकालना है ना, कंसिस्टेंसी चेक करना है। तो पहले हम लोग, अगर आपको याद होगा कंसिस्टेंसी में इस पे सब कुछ डिपेंड करता है पहले तो हमको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, देखते हैं क्या बनता है ना। ए तो अपना ये है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए खाली ए निकालेंगे, है ना, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी चेक करने बोला है, कहीं पर भी एक्स और वाई का आंसर नहीं निकालने बोला है। जब एक्स और वाई का आंसर निकालना होगा तो आगे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, अभी खाली कंसिस्टेंसी निकाल लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या निकलेगा, 3 माइनस 4, जो कि आया -1, जो कि 0 ई के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। देखो मैं बता दूं, 0 के बराबर नहीं है यानी यूनिक सोल्यूशन है, और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और कंसिस्टेंट होगा। जहां पे एक्स वाई जेड भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इस समय एक्स वाई और जेड कैलकुलेट करने अभी बोला नहीं है, तो फिलहाल इस वाले पार्ट में एक्स और वाई अभी कैलकुलेट करेंगे नहीं, ठीक है। तो अभी हमको खाली इतना लिखना है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यूनिक सॉल्यूशन है और कंसिस्टेंट है, बस इतना लिखकर आपको छोड़ देना है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। से कंसिस्टेंसी निकालना है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी लिखा हुआ है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी, यानी हमको वापस वही करना है, डिटरमिनेंट निकाल के खाली चेक करना है कंसिस्टेंट है कि नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ax इक्वल टू बी, जहाँ पे ए हमारा जो है वो नंबर वाला मैट्रिक्स है। नंबर वाला मैट्रिक्स मतलब ये 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1, 2 -1 1 और 1, ये हमारा मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से जो x वाला पार्ट है, x वाला पार्ट यानी वेरिएबल वाला पार्ट है, जिसको आप x और y ही लिखोगे, और जो इक्वल टू के बाद ये है, ये जो ये b की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, 5 और 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, खाली a वाले पार्ट का डिटरमिनेंट निकालना। अपना तो a ये है, अपना a तो ये है, तो a का अगर मैं डिटरमिनेंट निकाल लूँ, इसका डिटरमिनेंट निकाल लूँ, 2 -1 1 1 का डिटरमिनेंट निकाल लूँ, तो ये बन जाएगा 2 माइनस ऑफ -1 यानी 2 + 1, जो कि आ गया 3। तो ये क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0, और जब ये 0 नहीं आया यानी ए इनवर्स विल एग्जिस्ट, यूनिक सॉल्यूशन, और जिसका सॉल्यूशन निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है। बस इतना निकाल देना। एक्स वाई जेड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे एक्स वाई जेड कैलकुलेट नहीं करने बोला है, खाली चेक करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो
प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में फिर से एग्जामिन द कंसिस्टेंसी है कि नहीं वो चेक करना। एग्जामिन द कंसिस्टेंसी, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी। तो इक्वेशन दे रखा है x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 2x प्लस 6y इक्वल टू 8, ठीक है ना। अब वापस से इसको लिखूंगा ए एक्स इक्वल टू बी, जहाँ पे ए हमारा मैट्रिक्स है 1 3 2 6 और x जो है वो वेरिएबल है x इंटू वाई और b जो है 5 और 8 है, ठीक है। 5 और 8 है। अगर तुमको 10th में याद होगा ना, इसको याद होगा ना, अगर तुमको 10th में याद होगा तो इसको हम लोग करते थे और a1/a2 b1/b2 ऐसा कुछ करते थे। ये वही चीज है, ये वही चीज है, b1/b2 c1/c2 निकालते थे ना, ऐसा कुछ करते थे। मतलब बोलते नॉट इक्वल टू है, ये इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू, ऐसा करते थे ना। ये वही वाला पार्ट है, लेकिन बस हम मैट्रिक्स में डील कर रहे हैं, ठीक है। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट बोला है तो जो मैट्रिक्स आपका ए है वो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन गया 6 माइनस 6, ये तो आ गया इक्वल टू 0। यानी अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आता है तो मैंने अभी बताया आपको एडजॉइनमेंट ऑफ ए, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट, ये आने के बाद हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? नाउ वी नीड टू कैलकुलेट, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एडजॉइनमेंट ऑफ ए इंटू बी। इसका आंसर चेक करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 आता है कि नॉट इक्वल टू 0 आता है, ये आएगा कि ये आएगा, ये चेक करना है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो जब इक्वल टू 0 आ जाएगा ना डिटरमिनेंट, समझ जाना कैलकुलेशन बढ़ गया, अभी और करना पड़ेगा। अब पहले हम लोग एडजॉइनमेंट ऑफ ए निकालेंगे, एडजॉइनमेंट ऑफ ए। तो एडजॉइनमेंट का तो आपको ट्रिक पता होगा, ए का एडजॉइनमेंट, इसको क्रॉस करेंगे, ये जो आपका, इसको क्रॉस करते थे हम लोग, 6 1 लिख देते थे और 2 और 3 को जगह पर रखकर साइन चेंज कर देते, है ना, ऐसे ही करते थे। ये आपका एडजॉइनमेंट ऑफ ए निकल गया, ठीक है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ। तो एडजॉइनमेंट ऑफ ए इंटू बी, अब कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। देखो बी बाद में, बी पहले नहीं है, ऐसा नहीं लिखना है, एडजॉइनमेंट ऑफ ए इंटू बी लिखना है, दोनों में फर्क पड़ जाता है, ठीक है ना। मैट्रिक्स में बहुत रोल करता है, ये आगे है कि पीछे है, ये चीज और ये चीज दोनों में फर्क है, ये दोनों में फर्क है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का, मैट्रिक्स में पोजीशन मैटर करता है। तो एडजॉइनमेंट ऑफ ए आपका क्या आ गया, 6 माइनस 3 माइनस 2 1, और बी आपका क्या आ चुका है, बी तो ये रहा आपका मैट्रिक्स 5 और 8, 5 और 8। तो अगर आपको याद होगा जब हमने मैट्रिक्स स्टार्ट किया था तभी बताया था कि अगर ये 2x2 मैट्रिक्स और ये 2x1 मैट्रिक्स है तो ये दोनों कट होके 2x1 मैट्रिक्स बनेगा, ऐसा भी बताया था मैंने, ठीक है। तो चलो देखते हैं 2x1 मैट्रिक्स क्या बनेगा। तो अगर इसको पूरा सॉल्व करूं तो 6 फाइजा से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा रो इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, 6 फाइजा 30 प्लस माइनस 3 8 24। फिर उसके बाद दूसरा वाला मल्टीप्लाई होगा, -2 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे के साथ, तो -2 इंटू 5 -10 प्लस 1 इंटू 8 8, ये आपका मैट्रिक्स बन गया। देखते हैं ये क्या बना। तो 30 माइनस 24 क्या आया, 6। क्या ये 0 आया क्या, यानी 0 मैट्रिक्स आया क्या? नहीं आया। तो ये नॉट इक्वल टू 0 आया, या नॉट इक्वल टू 0 मतलब नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं आया। और जब एडजॉइनमेंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, है ना। सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, जिसका सॉल्यूशन नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर ये वाला पार्ट खत्म होता है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 4। ये अभी आपको दिख रहा होगा, 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है, ठीक है। तो अभी आपको वापस से उसी से स्टार्ट करना है, ए एक्स इक्वल टू बी के साथ। सॉल्यूशन अगर करूं तो आपका a इंटू एक्स इक्वल टू बी होगा, जहाँ पे a अगर आपका सारे कोएफिशिएंट होंगे 1 1 1 2 3 2 a a 2a, ठीक है। x आपका
अननोन होगा एक्स वाई और जेड, और आपका जो बी है वो आ जाएगा 1, 2 और 4। आपको खाली कंसिस्टेंसी चेक करना है, इसलिए आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूं, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालने जाऊं, इसको पहले डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देता हूं, तो आपका कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसका आंसर अगर मैं निकालूं, तो आपको थोड़ा बहुत डिटर्मिनेंट निकालने तब तो आ गया होगा। ये बन जाएगा 6a माइनस 2a, फिर -1, 4a माइनस 2a, फिर आ जाएगा +1, 2a माइनस 3a। देखते हैं इसका आंसर क्या आया। ये आया 4a, ये आया 2a, ये आया -a, हो गया 4a माइनस 3a। ये आ गया a, जो 0 के बराबर नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं आया, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 के बराबर नहीं आया तो हम लोग बोलेंगे उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जिसका सॉल्यूशन निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट है, यानी उसकी कंसिस्टेंसी चेक हो गई, वो कंसिस्टेंट है। ठीक है ना। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 और जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये वाला पार्ट होमवर्क है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, है ना, इतना आप खुद कर लेना। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट समय क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसमें आप क्या लिखा है, सॉल्व द सिस्टम। सॉल्व द सिस्टम यानी आपको एक्स और वाई निकालना है। आप एक्स और वाई एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो निकाल बोला है मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करो। मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करने बोला है, हम लोग मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके निकालेंगे। तो सबसे पहले तो इसको लिखेंगे ए एक्स इक्वल टू बी, है ना। ए एक्स, इसको है ना दूसरे पेन से लिखता हूँ, सोल्यूशन लिखता हूँ। ए एक्स इक्वल टू बी, जहाँ पे ए आपका 5, 2, 7, 3 है, एक्स आपका वेरिएबल है एक्स और वाई, और बी आपका 4 और 5 है। ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा 15 माइनस 14, ये आ गया 1, जो कि आया नॉट इक्वल टू 0, और नॉट इक्वल टू 0 आता है तो अभी हमने देखा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, और यूनिक सोल्यूशन है जिसका सोल्यूशन निकलता है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। हमको यहाँ पर कंसिस्टेंसी नहीं चेक करना है, खाली हमको बोला है सॉल्व करो। अब सॉल्व करो यानी अब हमको एक्स और वाई भी निकालना है। ठीक है। अब एक्स और वाई कैसे निकालते हैं वो आपको मैं सिखा दूँ। ठीक है। अब ए एक्स इक्वल टू बी लिखा ना आपने, यहाँ पे ए एक्स इक्वल टू बी लिखा ना, तो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से करके दिखाऊं। एक सेकेंड, यहाँ पे एक पार्ट, आपने ए एक्स इक्वल टू बी लिखा ना, देखो पहले मैं कैसे लिख रहा हूँ पहले आपको दिखा दूँ। आपने ए एक्स इक्वल टू बी लिखा, बराबर, ए एक्स इक्वल टू बी। ठीक है। तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ए इनवर्स इंटू बी, है ना, उस तरफ जाएगा तो ए इनवर्स बन जाएगा। इसका मतलब पहले हमको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये मैंने स्पेस इसलिए छोड़ा था ताकि आपको बता सकूं पहले हमको ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो पहले हमको ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइनमेंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइनमेंट तो का ट्रिक तो अपने को डायरेक्ट पता है। एडजॉइनमेंट ए क्या निकलेगा, हम जानते हैं एडजॉइनमेंट में क्या करते हैं हम लोग, इसको क्रॉस कर देते हैं और 2 और 7 को जगह पर रख कर साइन चेंज कर देते हैं, ऐसा। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकला है, 1/1, यानी ए इनवर्स आपका ये बन गया है। ये होने के बाद इस स्टेप पे आएंगे। ठीक है। अच्छा, अब ए इनवर्स आपका निकल गया ना, 3, -2, -7, 5, और बी आपका क्या निकला, बी आपका आया है 4 और 5। बी कहाँ है, देखो यहाँ दिखाता हूँ, बी है आपका 4 और 5। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। एक्स आपका एक्स और वाई है, ये लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स और वाई, देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा, ये पूरा जो रो है, पहला रो जो है वो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 4 ज़ा 12 प्लस 5 इंटू 2 10, बराबर। फिर उसके बाद क्या होगा, सेकेंड रो ये कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 7 4 ज़ा 28 -28 प्लस 25। यहाँ पर मैट्रिक्स आपका हो गया बंद।
ठीक है, इतना आपका मैट्रिक्स बंद हो गया। अब इसको सॉल्व करूं तो देखता हूं क्या होता है। 12 माइनस 10 यानी 2, माइनस 28 प्लस 25 यानी -3। तो आपका जो x और y है वो आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। अगर आप इसको एलिमिनेशन से करोगे ना, इसको आप एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन से भी करोगे ना, तो x का आंसर 2 और y का आंसर -3 ही आने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना पार्ट समझ में आ चुका है। तो इसके बाद जो इससे रिलेटेड सम है, जो इसी के जैसा है, 2x2 ऑर्डर में है, 2x2 ऑर्डर में जो मैट्रिक्स है, वो क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, इतना पार्ट आपको खुद करना है, इसी से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की ये 3 इक्वेशन हमको दे रखे हैं, ठीक है। अब आप लोग देखोगे इसमें, तो पहला जो जो तीसरा इक्वेशन है उसमें x वाला पार्ट नहीं है, तो मैं इसको ले लेता हूँ 0x, ठीक है ना। मिसिंग था तो मैंने उसको ऐड कर लिया, ठीक है। अब मैं जानता हूँ पहला मैट्रिक्स हमारा a रहता है, दूसरा मैट्रिक्स हमारा x रहता है, और तीसरा मैट्रिक्स हमारा b के फॉर्म में, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में, जो इक्वेशन है उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो a हमारा आ गया 2 1 1, दूसरा है 1 -2 -1, और तीसरा है 0 3 -5, ठीक है। और जो आपका x वाला पार्ट है, वेरिएबल वाला पार्ट है, x y और z बनेगा, और जो नंबर वाला पार्ट है 1 3/2, और ये बन गया 9, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये आपका a वाला पार्ट है, ये आपका x वाला पार्ट है, और इक्वल टू b वाला पार्ट है ना, ax इक्वल टू b के फॉर्म में हमारा इक्वेशन है, ठीक है ना। तो x क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी a इनवर्स इंटू b। लेकिन इससे पहले a इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो तो चेक करना पड़ेगा हमको। तो हम लोग अभी a इनवर्स के बारे में बोल नहीं सकते, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर मैं निकालूं तो ये बन जाएगा, ए का डिटरमिनेंट निकालूं तो ये बन जाएगा 2 10 -3 +3, ये आपको निकालने आता है, -1, ये हो जाएगा -5 -0 +1 3 -0। इसको अगर मैं पूरा सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा 10 + 3 13 26 बन गया, ये बन गया +5, और यहाँ आ गया +3, तो हो गया 34। तो नॉट इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन भी है, और वो क्या है, कंसिस्टेंट भी है, ठीक है ना। ये 3 हमको पता चल गया। अब इसका मतलब ए इनवर्स हमको अब निकालना पड़ेगा, और एक्स वाई और जेड उसकी मदद से निकालेंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको ए इनवर्स का फॉर्मूला बता दूं, एक सेकेंड, हाँ, ए इनवर्स का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं, तो अब है ना, ए एक्स इक्वल टू जो बी है आपका, वहां से आपको मालूम पड़ेगा एक्स की वैल्यू ए इनवर्स बी निकली, ठीक है ना। इसका मतलब आपको ए इनवर्स ढूंढना है और बी से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका जो वेरिएबल है एक्स, एक्स यानी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, एक्स वाई जेड, वो मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको वही ढूंढना भी है, ठीक है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइनमेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइनमेंट ऑफ ए निकालने का मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में ट्रिक बताया है, तो वो ट्रिक की मदद से हम एडजॉइनमेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो वो ट्रिक अगर मैं लगाऊं एडजॉइनमेंट ऑफ ए निकालने का, तो आपका एडजॉइनमेंट ऑफ ए जो है, मैं अगर अगर डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट लिख दूं अगर, मैंने उसको सॉल्व किया है अलग से, इधर इतना जगह नहीं है कि वहाँ पे कैलकुलेशन कर सकूं। तो अगर मैं वो आप वीडियो देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आपको पता चल जाएगा एडजॉइनमेंट ए कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसका एडजॉइनमेंट ए जो निकलेगा वो निकलेगा 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5, ये आपका निकल गया एडजॉइनमेंट ऑफ ए, ठीक है। अब एडजॉइनमेंट ऑफ ए तो निकल गया, तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे हम लोग। ए इनवर्स होता है एडजॉइनमेंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका 34 आया है, और बाजू में एडजॉइनमेंट ऑफ ए यहाँ पर रह जाएगा,
5 माइनस 10 3 3 माइनस 6 माइनस 5। ये तो आपका अभी ए इनवर्स निकला, लेकिन हम जानते हैं इस पूरे सम में हमको ए एक्स वाई और जेड निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो ए इनवर्स की वैल्यू ये आई है 13 8 1 5 माइनस 10 3 3 माइनस 6 माइनस 5। और आपका जो बी का वैल्यू है, बी का वैल्यू 1 3/2 और 9 है, ठीक है ना। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 1/34 पे भी फोकस मत करो, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे, इसका बाद में करना क्या है, ठीक है। इसको देखते हैं, 1/34 को बाहर ही रहने दो, बाकी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करने मैट्रिक्स वाले पार्ट में सिखाया था। पहले ये पूरा रो इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ, तो 13 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 3/2 प्लस 1 इंटू 9। उसके बाद जो सेकेंड रो है, जो सेकेंड रो है, ये वाला रो इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फिर बन जाएगा 5 इंटू 1 प्लस माइनस 10 इंटू 3/2 प्लस 3 इंटू 9। फिर जो आपका थर्ड रो है, आपका ये जो थर्ड रो है, ये इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये बनेगा 3 इंटू 1 प्लस माइनस 6 इंटू 3/2 प्लस माइनस 5 इंटू 9। इस पूरे को अगर मैं सॉल्व करूं, अगर 34 को अभी भी बाहर ही रहने दो, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये x की वैल्यू आ रही है, हाँ यहाँ पर x है, x इक्वल टू ये आ जाएगा 13, ये 2 4 से कट हो गया, 2 4 12 हो गया, ये हो गया 9, यहाँ पे आया 5 माइनस 15 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 3 2 3 ये हो जाएगा -9 और यहाँ हो जाएगा -45। इस पूरे को अगर अब मैं ऐड कर दूँ, ये मेरी x की वैल्यू आ रही है, इस पूरे को अगर मैं ऐड करूँ तो ये आपका आ जाएगा 13 + 2 25, ये हो जाएगा 34, 5 माइनस 15 ये हो जाएगा -10 + 27 यानी 17 और -6 ये हो जाएगा -51। अब ये 34, ये 34 जो आपको ब्रैकेट के बाहर नजर आ रहा है, ये सबसे जाके डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा। जब डिवाइड होगा तो इसका आंसर मैं यहाँ यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये जो x है वो अगर मैं सबसे डिवाइड कर दूं तो पहला डब्बा 1 हो जाएगा, पहला टर्म, और 17/34 यानी हाफ हो जाएगा, और -51/34 -51/34 करूँ तो 17 3 ज़ा 51 और 17 2 यानी -3/2 आ गया, ठीक है। तो ये जो आपका फाइनल आंसर है, ये जो आपका फाइनल आंसर है, ये x y और z का आंसर है, ये x y और z का आंसर है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू अगर आपको दिख रही होगी तो x y z है, देखो यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पे देखो x y और z है ये, ठीक है। तो आपका x का वैल्यू 1 हो गया, y का वैल्यू हाफ हो गया और z का वैल्यू -3/2 हो गया। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।